अहमदाबाद में एयरक्राफ्ट क्रैश होता है जिस वजह से विक्टिम्स की बॉडीज पूरी तरह से जल चुकी हैं। उनको आइडेंटिफाई करना फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा टफ है। तो अभी जो मेथड यूज़ करा जा रहा है वो है डीएनए एनालिसिस। इसको पूरा डिटेल में आपको बता देती हूँ क्या होता है ये डीएनए, क्यों यूनिक होता है हर इंडिविजुअल के अंदर, आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर क्यों ये सेम होता है। तो वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपसे स्टेट एग्जाम और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज़ कल को आपको सिविल सर्वेंट अगर बनना है, तो आपको इन सिचुएशंस में प्रेज़ेंट होना पड़ेगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए ये चीज़ें हैं क्या? तो सबसे पहले तो डीएनए काफ़ी यूनिक होता है इंडिविजुअल्स के अंदर। क्यों इन डीएनए की हेल्प से इन बॉडीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जा रहा है? रीज़न बिहाइंड किन्स और रिलेटिव्स हैं, उनको वो हैंडओवर करने पड़ेंगे ताकि वो उनके लास्ट राइट्स को परफ़ॉर्म कर सकें, ठीक है? तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के जहाँ से आप डीएनए रिट्रीव कर सकते हो। रीज़न हर एक बॉडी पार्ट से आप इसको रिट्रीव कर सकते हो। सॉफ्ट टिश्यू तो बचा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आग ही इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, ऑर्गन ये तो सारे खत्म हो चुके हैं। बचते हैं आपके पास वन इज़ बोन्स और दूसरे होते हैं टीथ, ठीक है? इन्हीं से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करी जा रही है। बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया है, अभी कुछ रहते भी हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये डीएनए नाम की चीज़ है क्या? तो उसके लिए हमें चलना है बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जिसे कहते हैं सेल। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो सेल का ब्रेन होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस। अब मैं ये न्यूक्लियस भी अगर बाहर निकाल लूँ ना, ये इसके अंदर छोटा-सा न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब अगर कहीं पे दिमाग लगाना है तो वहाँ पे प्रोटीन तो चाहिए होगी ना, अभी के लिए न्यूक्लियोलस हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ़ ये न्यूक्लियस बाहर निकालना है। जैसे ही मैं ये न्यूक्लियस बाहर निकालती हूँ, इसके अंदर कुछ 4 टाँगों वाला सब्सटेंस है। इसको बाहर निकाल लो, ये आपके पास आएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर भी आपको डीएनए मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है, स्पाइरल होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। आपने सीढ़ी देखी होगी ना, ऐसे होती है। अगर इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँ तो आपके पास ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर निकल के आएगा जिसे हम कहेंगे डीएनए। अब डीएनए का भी एक छोटा-सा सेगमेंट अगर निकाल दें, तो उसको कहते हैं जीन। ये वही जीन होता है जो हमारे डिफरेंट बॉडी के कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी आँखें आपके किन पेरेंट्स की तरह हैं? आंसर इज़ जीन, जीन की वजह से। देन आपका जो हाइट है वो किसके ऊपर गई है? अगेन आंसर इज़ जीन। तो जितने भी बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस के ही अंदर डीएनए प्रेज़ेंट होता है। ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेज़ेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए। ये तो लोकेशन के बेसिस पे बोल दिया, पर एक और पॉसिबिलिटी होती है। आपने एक बचपन में 10th क्लास के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? आप आंसर लिखते थे माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी के पैकेट होते हैं, हम कोई भी काम कर पा रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, तो ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक डीएनए प्रेज़ेंट होता है जिसकी शेप सर्कुलर होती है। जैसे ये तो लीनियर आपको दिखेगा दिस वन, ये लीनियर डीएनए होता है, पर ये वाला जो डीएनए आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये सर्कुलर डीएनए होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मिलता है ना, एक खास बात होती है इसकी, ये मैटरनल साइड के रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। कैसे करेगा? तो वो भी हम मेथड में देखेंगे। अब डीएनए को उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है? क्योंकि बात तो डीएनए की ही करी गई है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखा। अब इसमें 2 चीज़ें आएँगी, एक को आप कहते हो प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। याद रखना, ये जो 2 टाँगे हैं ना इस डीएनए की, एक ये वाली गई 5 डैश टू 3 डैश इनकी डायरेक्शंस होती हैं, वैसे ही 3 डैश टू 5 डैश इनकी डायरेक्शन होती है। उतनी डिटेल में तो नहीं करना अपने को भी, तो हमेशा प्यूरिन जुड़ेगा पिरिमिडिन के साथ। अगर प्यूरिन का बॉन्ड प्यूरिन के साथ ही बनेगा तो वहाँ पे बोलेंगे म्यूटेशन, यानी कि नॉर्मल तरीके का जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होना चाहिए था, वैसा ना रह के वो बिल्कुल कोई और ही वहाँ पे सीक्वेंस आपको मिल रहा है। और इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने प्यूरिन, तो प्यूरिन के अंदर 2 चीज़ें आएँगी, एक होती है एडेनिन, एडेनिन को अब हम ए से रिप्रेज़ेंट करते हुए चलेंगे एंड दूसरी आती है इसमें ग्वानिन, ग्वानिन को हम जी से रिप्रेज़ेंट करेंगे। सेम पिरिमिडिन है ऊपर, पिरिमिडिन में यहाँ पे थाइमिन आ जाएगा और दूसरा आता है यहाँ पे साइटोसिन, ठीक है? थाइमिन को हम टी से रिप्रेज़ेंट करेंगे। याद रखिएगा ये जो थाइमिन होता है ना, आरएनए के केस में जो कि सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है जिसे हम आरएनए बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। चलो ये नोट कर लेना इसको, स्टेट एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन्स बन जाते हैं, नोट इट डाउन। एंड साइटोसिन को हम सी से रिप्रेज़ेंट करेंगे।
अब मैंने बोला कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कैसे बनाएगा उसको समझो। एडेनिन क्या था? प्यूरिन था। थाइमिन क्या था? पिरिमिडिन था। तो मैंने बोला कि प्यूरिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा पिरिमिडिन के साथ, तो वही चीज़ तो हुई यहाँ पे, ठीक है? ग्वानिन आपका प्यूरिन था, आपका साइटोसिन पिरिमिडिन था। ए डबल बॉन्ड लगाता है थाइमिन के साथ, जी डबल बॉन्ड लगाता है साइटोसिन के साथ। अब जो आपका डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा ना, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियर बेसेस जुड़े होते हैं आपस में इस तरह से, टी विद ए या फिर ए विद टी, जी विद सी या सी विद जी। तो इस तरह से ये मल्टीपल चेन्स बनती हैं पूरे डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर। आप मानोगे नहीं, 6 फीट का डीएनए होता है एक न्यूक्लियस के अंदर जो फिट हुआ है। सोच लो उसकी अरेंजमेंट कैसे हुई होगी। एक हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है, उसके ऊपर ये डीएनए पूरी तरह से बाइंड अप होता है और 6 फीट का लगभग 2.2 मीटर की इसकी लेंथ बन जाती है। और एक उस सेल के अंदर ये स्टोर्ड होता है जो कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। तो दैट इज़ द इंडिविडुअलिटी ऑफ डीएनए। और ये डीएनए सभी के अंदर यूनिक होता है, एक्सेप्शन एक ही देखी आपने, वो है आइडेंटिकल ट्विन्स। उसको देखते हैं, पर पहले अब देख लो, वहाँ पे रीड करके देख लो कि आपको आर्टिकल समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा था कि जो डीएनए होता है वो यूनिक होता है, बस एक ही एक्सेप्शन है, वो है आइडेंटिकल ट्विन्स की। इसको भी अभी समझाती हूँ। अब जब भी ऐसी मास डिज़ास्टर वाली कोई फर्टिलिटी होती है, तो वहाँ पे बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर पाना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू बचे नहीं है, फेशियल फीचर आप देख नहीं पाओगे और जो बोन्स होती हैं, वो भी जलने की कगार पे आ जाती हैं, जस्ट बिकॉज़ वो ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो थोड़ी सेफ रह जाती हैं कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा जा सके। एंड अब आती है आइडेंटिकल ट्विन्स और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, उससे पहले ये देख लो। डीएनए जो होता है ये हेरिडिटरी मटीरियल है, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, कल को हम पेरेंट्स बनेंगे तो हमारे बच्चों को भी जाएगा। तो जनरेशन टू जनरेशन ये शिफ्ट करता रहता है। इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है पिछली जनरेशन के बारे में, जैसे हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से वो डीएनए मिला था और दोनों का मिक्सचर होती है, दोनों पेरेंट्स का। अब दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर कैसे होता है उसको समझो यहाँ पे। अब जब रिप्रोडक्शन होती है तो एक तरफ होते हैं मेल, ठीक है? इनकी होगी रिप्रोडक्शन विद फीमेल। अब जो क्रोमोसोम होंगे मेल के अंदर वो होते हैं एक्स और वाई, फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स। जब गैमेट्स बनते हैं ताकि क्रोमोसोम आगे चल के भी पेयर में ही आए, तो ये गैमीट सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से एक्स एक्स बन जाएगा। पर जब रिप्रोडक्शन हो जाएगी तो फ्यूजन की पॉसिबिलिटी रहती है, या तो एक्स एक्स के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होगी। ठीक है? एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है एक्स एक्स के ही साथ जुड़ेगा, दोबारा से जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या है? फीमेल की है। देन वाई अगर एक्स के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे एक्स वाई आया जो रिप्रेजेंट कर रहा है चाइल्ड जो है मेल होगा। और अगर वाई दोबारा से एक्स के साथ जुड़ रहा है तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है जो बच्चा बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेल, ठीक है? यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये जो वाई वाला क्रोमोसोम होता है ये सिर्फ़ किसमें आएगा? मेल्स के अंदर आएगा। तो एक मेथड डीएनए का ये भी होता है कि वाई वाला जो क्रोमोसोम है उसी का यूज़ करेंगे, तो ये पैटर्नल वाली साइड को बता देगा। फादर वाली लाइन के अंदर जो भी रिलेटिव्स आते हैं उनके बारे में बता सकता है। एंड एक्स-एक्स तो दोनों में ही प्रेज़ेंट है, तो इसके केस में फीमेल्स को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है? मेथड के ही अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी बेबी प्रोड्यूस होता है, तो एक कॉमन सी चीज़ आएगी, दैट इज़ कि जब भी हमने देखा एक्स-एक्स था, एक्स-वाई था, दोनों के गैमीट्स बने और आगे चल के एक बच्चा बना। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी एक्स-एक्स की है, एक पॉसिबिलिटी एक्स-वाई की है। 50-50% चांसेज़ हैं कि गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, ठीक है? एक्स-वाई। जब भी ये बेबी प्रोड्यूस होगा फीमेल के वूम्ब में, उसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट के लिए आप एक छोटा-सा निमोनिक याद रख सकते हो। पहले ज़ाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है और फिर वो बेबी फाइनली पैदा हो जाता है, जिसे नवजात शिशु कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। अब जब ये ज़ाइगोट बना ना, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, साइज़ तभी इंक्रीज़ करेगा अगर वो बच्चा डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करते टाइम ये जो ज़ाइगोट था जब ये डिवाइड करेगा, तो उस टाइम पे एक दिक्कत आ जाती है कई बार। 1 से 2 सेल बनने चाहिए थे, ठीक है? 2 के 4 बनने चाहिए थे, इस तरह से ये चेन चलनी थी, पर हुआ क्या? जैसे ये बीच से डिवाइड हुआ, ये वाला पार्ट अलग से बिहेव करने लगेगा, ये वाला पार्ट अलग से बिहेव करने लगेगा। ज़ाइगोट एक ही था,
पर उसमें हुआ क्या? डिवीज़न के टाइम पे वो डिवाइड कर गया इंटू 2 बेबीज़, ठीक है? अब ये वाला जो सेल बना, ये वाला जो सेल बना, ये अपना ग्रो करेगा, ये वाला अपना ग्रो करेगा। तो यहाँ पे जो बच्चे बनते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोज़ाइगोटिक ट्विन। अब ये मोनोज़ाइगोटिक ट्विन जो होंगे, ये एक ही ज़ाइगोट से जन जब बने, तो इनका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है, वो भी सेम होता है, ठीक है? ये भी सेम होगा। और मोनो का ही मतलब है, एक तो आ गया कि सेम जेनेटिक मटीरियल, सेम डीएनए और दूसरा इनका जेंडर भी सेम होगा, क्योंकि जेंडर तो पहले ही डिसाइड हो गया, जब एक्स और वाई फ्यूज़ हुए या फिर एक्स और एक्स फ्यूज़ हुए, तो दोनों का जेंडर भी सेम होता है, ठीक है? तो आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में जो डीएनए है, वो सेम हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। चलो दोबारा से वापस चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई थी कि आइडेंटिकल ट्विन इस तरह से दिखाया है, ये ज़ाइगोट था, ये देखो यहाँ पे 2 स्पर्म्स दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे 1 ही स्पर्म है, 1 ही ओवम है। तो फ्यूज़न जब हुआ ज़ाइगोट के टाइम पे डिवीज़न होते हुए 2 बच्चों की तरह ये बिहेव करने लगा। एंड दूसरा जो केस होता है वो नॉन आइडेंटिकल का होता है। यहाँ पे हो सकता है 2 ओवम रिलीज़ हुए थे तो 2 स्पर्म्स उनको फ्यूज़ कर देंगी। तो बच्चों का जेंडर मे बी सेम हो, मे बी डिफरेंट हो, ठीक है? बाकी इस टॉपिक को बाद में डिटेल में करेंगे, अभी आपको आइडेंटिकल ट्विन्स का पता होना चाहिए था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आ जाओ डीएनए के ऊपर, तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजेनस बेसिस होते हैं, कौन-कौन से होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। यहाँ पे एक बात करी गई है, वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना, ये मदर वाली साइड को ही रिप्रेज़ेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो जेनेटिक मटीरियल है, उसको कंपेयर किया जा सकता है या तो मदर के साथ या तो मदर के रिलेटिव्स के साथ। मतलब फादर वाली साइड का ये कोई एविडेंस नहीं देगा। क्या इसके पीछे का रीज़न है? अगेन इसको भी समझो, ध्यान से सुनना। अब देखो, जब ये स्पर्म था और एक ओवम था, ये दोनों आपस में फ्यूज़ किए ना, तो स्पर्म का सिर्फ हेड वाला पार्ट जाता है इसके ओवम के अंदर। हेड के अंदर से भी क्या निकल के जाता है? ये जो न्यूक्लियर वाला पार्ट था। यानी कि ये सिर्फ अपना गैमेट भेजेगा, या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा। पर अगर फीमेल के ओवम की बात करें, तो इसके अंदर तो न्यूक्लियस भी था, जिसके साथ स्पर्म का न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करेगा और जो भी जेंडर होगा वो डिसाइड हो जाएगा यहीं पे। पर नरिशमेंट के लिए ऑर्गेनेल्स भी तो होंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेल से तो गया ही नहीं फीमेल के अंदर, ठीक है? जो ओवम था उसके अंदर तो गया ही नहीं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ होता है, वो सिर्फ ओवम का यूज़ होता है, यानी कि फीमेल का यूज़ होता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड कि जो एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मैटरनल साइड ही पता चल पाती है, पैटर्नल साइड का आइडिया नहीं लगता। फिर पैटर्नल साइड का आइडिया कैसे लगेगा? तो उसके लिए यूज़ करा जाता है वाई क्रोमोसोम। तो जो मेथड यूज़ होगा वो वाई एनालिसिस होगी। ये पैटर्नल साइड को रिप्रेज़ेंट कर देता है। जैसे एक्स, वाई, वाई ऑब्वियस सी बात है ना, मेल्स को ही रिप्रेज़ेंट करेगा। तो जो भी फादर हैं, या जो मान लो ये कोई बच्चा है, इसके फादर हैं, इसके दादाजी हैं, इसके चाचू हैं, ताऊ हैं, तो उनके बारे में पता चल जाता है फ्रॉम द वाई की एनालिसिस। अब बस आपको मेथड समझने हैं, बेसिक आपने कर लिया, वन बाय वन समझते हैं। आई थिंक आपको अब क्लियर है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अलग क्यों होता है न्यूक्लियर डीएनए से। और जो ज़्यादा अच्छा डीएनए माना जाता है वो न्यूक्लियर डीएनए, पर शर्त एक ही होती है कि वो डिग्रेड ना हो। डिग्रेड हो भी जाए, अटेन फिर हम कर सकते हैं डाटा, पर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जैसे जब 9/11 का अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे 9 महीने लग गए थे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करते हुए। और फंक्शन मैंने आपको डीएनए का बता दिया। अब आते हैं मेथड्स के ऊपर। चैलेंजेस क्या है सबसे पहले? डिकम्पोज़िशन एंड डैमेज। तो अब आग लगी होगी तो सोचो सारा ही बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे डैमेज की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। फिर आता है कंटामिनेशन ऑफ सैंपल। बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं उन एरियाज़ के अंदर से, तो कंटामिनेशन हो जाती है सैंपल्स की। देन आता है टाइम एंड रिसोर्स। अभी इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है जैसी यूएस एंड ऑल ने डेवलप कर रखी हैं। तो कहीं न कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी है मेथड, क्योंकि एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा टफ है डीएनए की। देन डीएनए को कलेक्ट कैसे करा जाएगा, स्टोर कैसे करा जाएगा? सबसे पहला काम तो रहता है कि जो भी डीएनए मिलेगा वहाँ पे, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। टेम्परेचर वहाँ पे लो होगा, कितना लो रखना पड़ेगा? -20 डिग्री सेल्सियस तक। और किस चीज़ के अंदर रखा जाएगा, तो लिक्विड कौन-सा होगा? वो होगा आपका इथेनॉल, ठीक है? C2H5OH, 95% इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। पर इथेनॉल तभी यूज़ होता है अगर सॉफ्ट टिश्यू बचे हों, अदरवाइज़ तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड कहाँ से डीएनए को अटेन करा जा सकता है, तो सॉफ्ट टिश्यू अगर डिग्रेड हो चुके हैं, तो उसके बाद जो बेटर ऑप्शन बचती है, वो आपके बोन्स और टीथ की बचती है।
इवन जो टीथ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जैसे सेंटर में इंसिज़र आपको दिखेंगे, देन कैनाइन होते हैं शार्प वाले और उसके बाद प्रीमोलर्स आते हैं, देन मोलर्स आते हैं, ठीक है? तो मोलर्स को आइडेंटिफ़ाई करें अगर तो उससे एज ग्रुप का आइडिया लग जाता है। जैसे अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें लगभग 23 बच्चे ऐसे थे जिनका एज ग्रुप 12 टू 16 ईयर और कुछ का कम भी था। उसके बाद फोरेंसिक की टीम आती है और वो प्रेफ़र करते हैं कि यहाँ पे बोन और टीथ का ही यूज़ करा जाए ताकि हम डीएनए को बेटर तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक और चीज़ यहाँ पे चाहिए होती है वो है रेफरेंस सैंपल। रेफरेंस सैंपल मतलब जो भी विक्टिम्स थे उनके रिलेटिव्स को बुलाया जाएगा, उनका भी सैंपल लिया जाएगा तभी तो मैचिंग हो पाएगी, तभी पता चल पाएगा ना कि किसका डीएनए है। उसके बाद टाइमलाइन क्या रहती है पोस्ट क्रैश रिकवरी की और कलेक्शन की तो वो अप टू वीक्स रहती है। मतलब वीक्स के अंदर-अंदर अगर आपने कर लिया तो आपका जो सैंपल है वो रिट्रीव हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस क्या है रेफरेंस सैंपल की तो कंपैरिजन में हेल्प करेगा बायोलॉजिकल रिलेटिव कौन है, उससे पता चल जाएगा। अब आ जाओ नंबर 1 मेथड पे, वो है शॉर्ट टैंडेम रिपीट एनालिसिस एसटीआर मेथड जिसको बोलते हैं। तो अभी आपने देखा ना कि कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, जैसे जी किसके साथ जुड़ा होगा? सी के साथ, ए किसके साथ? टी के साथ, टी विद ए, उसी तरह से जी विद सी, ये चेन्स बनती रहती हैं। अब कुछ सर्टेन पैटर्न्स होते हैं जो आपको रिलेटिव्स के अंदर मिल जाएँगे और ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे मैं लिख दूँ GATA GATA इस तरह से ये सिमिलर से पैटर्न अगर मुझे 15 के आस-पास मिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टैंडेम रिपीट। अब जो रिलेटिव जिससे भी रेफरेंस सैंपल लिया हुआ था, उसका कंपेयर किया जाएगा विक्टिम के सैंपल के साथ। अगर हमें ये वाली चीज़ मिल जाती है, सेम रिपीटिंग पैटर्न्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ जी, ये जो विक्टिम है, ये इन रिलेटिव से एसोसिएट कर रहे हैं। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टैंडेम रिपीट। ये देख लो साइड में, रिपीटिंग मेथड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। पर इसके लिए एक शर्त होती है, आंसर इससे काफ़ी एक्यूरेट आता है पर डीएनए जो है वो कम से कम डिग्रेड हो। मतलब अच्छे लेवल का डीएनए अगर मिलता है तभी ये मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज़ आइडेंटिफाई तो हो जाता है पर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा टफ रहती है। नेक्स्ट मेथड आता है वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मैंने आपको बता दिया ये तो किस साइड को बताएगा? मैटरनल साइड को। तो यहाँ पे जो मैटरनल यानी कि मदर के साइड के रिलेटिव्स होंगे उनके सैंपल रेफरेंस सैंपल की फॉर्म में लिए जाते हैं और विक्टिम के साथ कंपेयर करे जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। ये देखो वाई क्रोमोसोम तो आपको सिर्फ मेल्स में ही मिलेगा ना, फीमेल्स की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रेफरेंस सैंपल हमें क्या बताता है? यहाँ पे रेफरेंस सैंपल आएगा फ्रॉम द पैटर्नल साइड, फादर वाली साइड के जो वाई क्रोमोसोम्स होंगे क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो पैटर्नल साइड से ही जाएगा, तो ये पैटर्निटी को रिप्रेजेंट कर देता है। मेल जो विक्टिम होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन हमें दे देता है उनके पैटर्नल साइड के रेफरेंस सैंपल की मैचिंग के साथ। देन आता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मल्टीपल कॉपीज़ हो सकती हैं। अब हुआ क्या, कोई पैटर्न है जो इस तरह से होना चाहिए था CGTC, ठीक है? अब एक पैटर्न में आपको क्या हुआ, जो यूनिक बनाएगा किसी भी इंडिविजुअल को, उसमें CGAC भी आ सकता है। अब यहाँ पे T जो था वो A के साथ रिप्लेस हो चुका है। तो बाकी फैमिली मेंबर में आपको CGTC मिल रहा था, मतलब उसके पेरेंट्स में। पर बच्चे के अंदर आप देखोगे यहाँ पे A आ चुका है, तो इसको ही बोलते हैं SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको रिट्रीव करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ख़ैर जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वाला मेथड होता है, वो शॉर्ट टैंडेम रिपीट के कंपैरिज़न में ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर वो जो म्यूटेशन हुई होती है, चेंजेज़ हुए होते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना कंपैरेटिवली टफ होता है इफ कंपेयर्ड टू द शॉर्ट टैंडेम रिपीट। इसके बाद की फीचर और एप्लीकेशन अगर देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह रेफरेंस मटेरियल एक्ट करता है जब भी ऐसे मास डिजास्टर वाले केसेस होते हैं। स्टोरेज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हेविली प्रोटोकॉल्स के अंडर फॉलो अप करना पड़ता है। लीगल वैलिडिटी डीएनए एविडेंस तभी एडमिसिबल होता है इंडियन कोर्ट्स में क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसका नाम चेंज हो चुका है, आप मुझे बताओगे हिंदी में अब कन्वर्ट कर दिया ना, जैसे आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बोला है, तो इस तरह से हमने नाम बदले हुए हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये जो डीएनए का एविडेंस है, इसको एडमिसिबल माना जाता है कोर्ट के अंदर। एंड एक्यूरेसी की बात करें तो डीएनए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो दिस इज़ हाउ डीएनए एनालिसिस को यूज़ किया जा रहा है इस ब्रूटल क्रैश के बाद में।